मित्रों, मैं तय नहीं कर पाया कि ये, क्योंकि मैंने कुल एक बार ही, शायद एक दो बार इस कार्यक्रम में श्रोता की हैसियत से भाग लिया, और मैं तय नहीं कर पाया कि यहाँ कुछ सुनाना होता है। कवि लोगों के लिए तो आसान होता है, चार चार पंक्ति की चार कविताएं भूमिका समेत सुना पाते हैं, या कि यहाँ कोई वक्तव्य देना होता है। तो न मैं कुछ लिख करके बाकायदा ला सका, और न मेरे पास कोई अच्छी ऐसी रचनाएं हैं कि मैं आपको सुना सकूं, लेकिन जो कुछ हो सकेगा और जितना समय आपका धैर्य साथ देगा, मैं कुछ न कुछ इस माइक के आगे खड़ा होकर कहता रहूँगा। मित्रों, लेखक दो तरह के होते हैं। एक जमे हुए लेखक होते हैं और दूसरे उखड़े हुए लेखक होते हैं। तो मैं दूसरे वर्ग का लेखक रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे हिस्से कुछ भी संतोष न पड़ा हो, या मैं सदा संशय ही अपनी झोली में पाता रहा हूँ। मैं कभी कभी बड़ा संतुष्ट, आत्ममुग्ध भी होता हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ग्रेट कर दिया है, लेकिन वो विश्वास बहुत दूर तक चल नहीं पाता। लिखते लिखते ही कभी कभी अविश्वास अपने पे उत्पन्न होने लगता है। लिखावा काट देता हूँ, या कि उसका रिवीजन ही करता रहता हूँ, मामूली से मामूली चीज़ का। जब मैं पत्रकार भी था तो हमारे जो प्रूफ रीडर होते थे, प्रेस के इंचार्ज होते थे, प्रेस के जो इंचार्ज होते थे, वो मेरी कॉपी मुझे प्रूफ रीड करने को नहीं देना चाहते थे। यहाँ हिमांशु जी होंगे, उनको भी इसकी याद होगी कि वो आके हमारा जो फोरमैन था आके छीन ले जाता था, कि जितनी बार मेरे हाथ में आएगा मेरा लिखा हुआ, उतनी बार उसमें संशोधन होता रहेगा, और कुछ जुड़ता रहेगा, कुछ कटता रहेगा। तो लेकिन अगर मैं पूरा भी लिख देता हूँ और उस तक भी मुझे संतोष होता है, तो जब मैं दूसरे को सुनाता हूँ तो कुछ इसी अंदाज में कि शायद किसी लायक हो, इस पर आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूँगा। लेकिन जो जमा हुआ लेखक होता है, जैसे मेरा मित्र श्रीकांत बहुत जमा हुआ लेखक था, तो मुझे याद आता है कि जिन दिनों वो मगध साइकिल की अपनी कविताएं लिख रहा था, तो मुझे सुनाता था, तो सुनकर पूछता था कि हो जाएंगे ना साले सब के सब ध्वस्त। तो ये साला तो ध्वस्त हुआ पड़ा ही रहता था, ये तो मान के चलता था, ये तो धूल धूसरित हो ही चुका है सुन के। तो मैं कहता था ज़रूर, लेकिन मुझे खुद कभी ऐसा लगा नहीं। मैंने श्रीकांत को भी, जो इतना दोस्त था, रघुवीर साहब इतना दोस्त था, तो कभी भी कुछ ऐसे नहीं सुनाया कि नहीं नहीं ये तो मैंने आज कमाल ही कर दिया, जरा ध्यान से सुनो। तो मैं कभी इतना आश्वस्त नहीं हो सका कि ये मेरा तेवर रहे। और अब मैं 70 पारा हो चुका हूँ, अभी बताया भी गया, और थोड़ा सा उसमें झूठ भी है, क्योंकि जो पहले ऐसा होता था, जो स्कूल में नाम दर्ज कराने जाता था, वो जो लिखा आता था वही हो जाता था। तो उसने 32 की जगह 33 लिख दिया, तो मैं तो 71 पारा भी हो गया हूँ। तो उसके बाद भी मेरी हालत ये है कि कोई निहायत ही अलेखक किस्म का बालक भी ये कहता है, और ऐसे बालक बहुत मिल जाते हैं, लिख भी देते हैं। हम जैसे बूढ़ों के लिए भी, महीप सिंह यहाँ शायद होंगे, उनके लिए भी किसी ने लिखा था, मेरे लिए भी लिखा है, कि उनको अब समझ लेना चाहिए कि वो लेखक नहीं हैं और लिखना बंद कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस बात में निश्चय ही कुछ दम है, क्योंकि हम तो बहुत पहले से समझे हुए हैं कि हम लेखक नहीं हैं, कुछ गड़बड़ है हमें। तो कवि नहीं है तो बहुत ही आसानी से मैंने मान लिया था और कविता लिखना छोड़ दिया था। इसके बावजूद कि मेरे दूसरे गुरु अज्ञेय जी का कोई भी शिष्य कवि हुए बिना कुछ साहित्यकार माना ही नहीं जाता था, और वो मुझे तीसरा सप्तक में शामिल करने को तैयार भी थे। उन्होंने कविताएं भी चुन ली थी, लेकिन मैंने ना उनको वक्तव्य लिख के दिया और ना मैं उसमें शामिल हुआ, क्योंकि मैंने तय पाया कि मैं कवि हरगिज़ नहीं हूँ। और इससे मेरा बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो कवि नहीं होते उनकी
स्थिति बड़ी डामाडोल रहती है। कवि होना बहुत ज़रूरी है। कवि ना हो तो कम से कम कवि मना हो, आपका गद्य ही कुछ पद्यवत हो, कुछ तो हो। तो ऐसे जो बिल्कुल ठोस और ठस किस्म के लोग हमारी तरह के, वो उसमें चल नहीं पाते। तो मैंने आखिर मैं तो कहानी में लिखना मैंने एक अरसे तक नहीं लिखी। बिल्कुल शुरू में छप गई थी जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था। उसके बाद से लेकर के मैंने अपने जीवन के 46वें वर्ष तक कुछ भी ऐसा बाकायदा नहीं लिखा कि उसको छपवाएं, कोई संग्रह वगैरह निकले। मेरा एक ही जो कहानी संग्रह था वो भी मेरे दोस्त सत्येंद्र शरत ने यहाँ वहाँ से कहीं से उसके पास जो कटिंग्स थी उससे बना दिया था, और वो हिमांशु जी ने कहीं से छपवा भी दिया था। बाकी तो मेरे पास अपनी कहानी कोई मैंने संभाल के भी नहीं रखी तब की कि भाई कोई मैं लेखक हूँ या मुझे संभाल के रखना चाहिए। तो मैंने तो करीब 20 साल तक कुछ नहीं लिखा। फिर मुझे आखिर में मुझे लगता था कि शायद मुझे लिखना आ जाए, शायद मैं बेहतर लिख पाऊँ, कुछ करूँ। क्योंकि मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि जब मेरे मित्र लेखक हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनसे कहीं मैं ध्वस्त हो रहा था। उनके सामने भले ही कुछ कह दूँ हो गया ध्वस्त, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन मैं भी ध्वस्त नहीं हो रहा था। और मुझे उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी, सब में नहीं, बहुतों में, और हर रचना में नहीं, बहुत सी रचनाओं में। तो मुझे लग रहा था कुछ कमी रह गई है, कुछ बात इसमें बन नहीं पा रही है। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि भाई मैं तो इससे अब तक मैं अगर इतने साल इन लोगों के संग उठ बैठ गया हूँ, ये बेचारे मुझे अपने में शामिल मानते रहे हैं, और अब तो मुझे कुछ लिख ही देना चाहिए, क्योंकि अब भी नहीं लिखा तो कब लिखेंगे। तो इसलिए 2-4 उपन्यास लिख डाले, और जिनसे कि ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कोई संतोष हो। तो आज मेरे पास गिनाने को कोई भी उपलब्धि नहीं है, उपलब्धियां तो हैं ही नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे अफसोस हैं जो मैं गिना सकता हूँ। तो ये और अफसोस की जगह आप इनको बहाने भी मान सकते हैं, लेकिन ये बहाने न लिखने के नहीं हैं कि मैंने नहीं लिखा क्योंकि ऐसा ऐसा था। ये भी एक अच्छा तरीका है। हमारे दोस्त राजेंद्र यादव ने एक बार ये मुद्दा उठाया भी था कि क्यों लिखा जाए, और काफ़ी जो मेरे भी अफसोस हैं वो यादव से मिलते जुलते भी अफसोस है कई, हिंदी के बारे में, हिंदी प्रदेश के बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने सोचा कि न लिखने से तो अच्छा कुछ लिख दो, चाहे वो ख़राब ही क्यों ना हो। तो ये ख़राब लिखने के बहाने हैं जो मैं आपको कुछ बयान करना चाहूँगा। सबसे पहला अफसोस तो मुझे यही है कि मैं हूँ। यह सही है कि मैं उन रूमानी किस्म के लेखकों में से नहीं जो अपने साहित्य के एकमात्र नायक होते हैं, और ये भी सही है कि मुझे थोड़ी खुशफहमी रही है कि मैं क्लासिकी सांचे में ढला हुआ लेखन कर रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ। लेकिन रूमानी नज़रिया वाला हो या क्लासिकी, कोई भी लेखक अपने कृतित्व में अपने व्यक्तित्व को लांघ नहीं सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। यह भी कि हर लेखक खुद को छोड़ और किसी को भी बाहर भीतर से समूचे तौर पर नहीं जानता, इसलिए हर पात्र को गढ़ते हुए वह उसमें अपना और अपने अनुभव का ही इस्तेमाल करते रहता है। तो मैं हूँ, और इस कमज़ोर, कायर, रौंदू किस्म के मैं से मुझे अजहद कोफ्त होती रही है। मैं चाहता था कि मेरा मैं समाजशास्त्र, साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान का प्रकांड पंडित हो, लेकिन उसमें मेरे इस मैं में इतना भी धैर्य और इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि सतही जानकारी ही पूरी तरह से बटोर पाता। मैं चाहता था कि मेरा मैं अच्छा गायक, नर्तक, चित्रकार और खिलाड़ी भी निकले, लेकिन नहीं। खिलाड़ी बनने के सिलसिले में मेरे मैंने बॉक्सिंग तक आजमाई स्कूली जीवन में, और उसका इतना किताबी ज्ञान अर्जित किया कि वो चाहे तो आज भी, जोशी जी चाहे तो आज भी बॉक्सिंग कोच किसी स्कूल में हो सकते हैं, और लड़कों को समझा सकते हैं कि गार्ड कैसे लो और लेफ्ट से कैसे जैब करके 2 बार राइट घुमा के मारो।
सालाना जब चैम्पियनशिप हुई अजमेर में, और वहाँ मैंने वेइंग इन में देखा कि मुझसे लड़ने जो आने वाला है वो नसीराबाद ग्रेनेडियर्स का एक गोरखा है, बजरंग थापा उसका नाम है। तो वहाँ रिंग में मेरे घूंसे चलते उससे पहले ही मेरा पेट चल गया, और ये सच है। तो वो फाइट कंसीड हमारे कोच ने कर दी कि भाई उनकी तबीयत खराब है, अब ठीक क्या करें। तो इतना हास्यास्पद मैं अपने को बना चुका हूँ न मैं होने की कोशिश में, क्योंकि मुझे बहुत ही, जैसे मैंने कहा, बहुत ही इससे निराशा है जो ये मुझे मिला है। फ्री विल और व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करने वाली आधुनिकता भी आनुवांशिक, जैव रासायनिक और परिस्थिति परक नियतिवाद पर अपनी मोहर लगा चुकी है। तो लेखक के रूप में भी मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें बननी चाहिए, जैसे मैंने लिखा भी है कुरु कुरु स्वाहा में कि टी.एस. इलियट में हो जाऊं और टॉल्स्टॉय में हो जाऊं। और बाद में जब मैंने रिवीजन किया तो फणीश्वर नाथ रेणु से लेकर के मिलान कुंदेरा तक सब कुछ मैंने बनना चाहा। और ये भी कि जब मैं क्रांतिकारी बनने की मैंने सोची, क्रांतिकारी लेखक, तो अपने मित्र राजेंद्र यादव से लेकर के, और वो फ्रांस के क्या सज्जन थे जो बाद में तो खैर घोर दक्षिणपंथी बन गए। रॉजर क्या नाम था साहब उनका, राजेंद्र को याद होगा, डेबरे क्या है, डेबरे, हाँ डेबरे, वो सब बनने की कोशिश की, लेकिन डेबरे तो दूर में, यादव भी नहीं बन पाया। तो नहीं 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 नहीं, अब बहुत ग्रेट आदमी हो, तो इतनी सारा हिंदी में अकेले संभाल रखा है इतना मोर्चा। अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, वैसा भी हो सकता है, बहुत मेरे मन में बड़ी कद्र है उसके लिए। तो खैर बहुत कुछ मैंने होना चाहा, लेकिन मैं रहा मैं ही। मुझे हर तस्वीर के 3 पहलू नज़र आते रहे और मैं उसमें से किसी में भी पूरी तरह से फिट नहीं हो सका। अपना सादा हर तेवर मुझे संदिग्ध मालूम होता रहा। यह जबरदस्त आत्मसंशय उतने ही जबरदस्त आत्मचेत को जन्म देता रहा है। अपनी कातर भावुकता, हर उत्साह के परखचे उड़ा देने वाली अपनी उदासी और दुनिया पर तथा स्वयं अपने पर उठते अपने नपुंसक आक्रोश की पर्दादारी करने के लिए मैं व्यंग विनोद और आत्म व्यंग की शरण लेता रहा हूँ। यानी खुद ही अपने को उखाड़ता रहा हूँ, मानो इसके लिए दूसरे काफ़ी न हों। तो फिर बताइए मैं कहाँ से जमा हुआ लेखक हो सकता था। मुझे कुछ अफसोस इस बात का भी है कि जमा हुआ लेखक बनने की दृष्टि से मैंने गलत देश काल में जन्म लिया। जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा मतलब ये है कि यूरोप केंद्रित आधुनिकता के बोलबाले के इस युग में मैंने पश्चिम में नहीं, पूर्व के एक ऐसे प्राचीन देश में जन्म लिया जो यूरोप का अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिवेश बना। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि आधुनिकता के दौर में जो यूरोपीय लेखक था उसकी केंद्रीय हस्ती होना लाजमी था, और हुई भी। हमने भी उसको ही माना। मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैं टी.एस. इलियट हो सकता, ये बड़ी ख़राब सी बात है, लेकिन है इसमें कहीं, इसको स्थिति को हम बदल नहीं सकते। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र थे और प्रगतिशील लेखक संघ में भी जाते थे और लखनऊ लेखक संघ में भी जाते थे, तो जितने भी हम लोग थे सारे के सारे वहाँ एक ऑक्सफोर्ड बुक डिपो दुकान थी, वहाँ पहुँचते रहते थे ये देखने के लिए कि अंग्रेज़ी में नया क्या आया है, और हम उसको पढ़ते थे, उससे प्रेरित होते थे कि वो लंदन मैगज़ीन में क्या आ गया और न्यू वर्ल्ड राइटिंग में क्या आ गया। मेरा अपना ऐसा मानना है, मैंने कहीं लिखा भी है कि हिंदी साहित्य की जो प्रयाग धारा है, आधुनिक हिंदी साहित्य की, उसके विकास में नेमी जी की दुकान का भी बड़ा योगदान रहा। और वहाँ 2 किताबें आ गई थी, न्यू वर्ल्ड राइटिंग्स है
वालों ने छापी थी। तो एक थी एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न लैटिन अमेरिकन पोइट्री और दूसरी थी एन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न ग्रीक वर्स, और जिसका कि नई कविता जो परिमल वालों ने विकसित की, हमारे मित्र स्वर्गीय भारती जी का जिनमें बड़ा विशिष्ट स्थान रहा, तो उन दोनों किताबों का काफ़ी उन पर असर पड़ा। यानी अगर ये शायद उस समय नहीं आई होती नेमी जी के यहाँ, तो नई कविता जगदीश गुप्त तक ही महदूद रह जाती। तो लेकिन ये एक बड़ी सोचनीय स्थिति थी कि यूरोप में कुछ हो तो फिर हम कुछ करें, वहाँ पता चले तो हम भी यहाँ कुछ करें। तो मेरे देश के हाथ में कोई पहल नहीं थी, उसके हिस्से तो प्रभाव लेना और प्रतिक्रिया करना भर था। फिर मेरा जन्म भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में हुआ, जिसके किसी नगर में औपनिवेशिक बर्तानिया ने कलकत्ता की तरह अपना सांस्कृतिक गढ़ नहीं बनाया, इसलिए उसमें आधुनिक चेतना विलंब से पहुंची। मेरा जन्म 30 के दशक में हुआ। अभी बहुत लंबा चौड़ी बात है, लेकिन 30 के दशक में हुआ से मेरा मतलब ये है कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो तब तक समाप्त, जब हमने साहित्यिक होश संभाला तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। एक तरह का वाटर शेड यूरोपियन सिविलाइजेशन का और सारी मॉडर्निटी का हो चुका था, और जितने भी मॉडर्निटी से जुड़े हुए मूवमेंट्स हैं, जितने आंदोलन वो सब हो चुके थे। उनकी अनुभूजें बाकी थीं जो हमने सुनी, और जो हमारा प्रगतिशील लेखक संघ का भी जो आंदोलन है उसमें भी जो कई तरह की धाराएं थी, कई तरह के लोग थे, वो भी सब एक तरह से जो एको थी, अनुगूंज थी, वो वेस्ट की ही थी, वहीं की थी, और ख़त्म हो चुका था वहाँ सब, उसकी वो एको थी। हमारे जो बहुत भारी हीरो थे, हमने सुने कि सार्त्र, कामू, ये सब जो नाम हमने सुने, वो फ्रेंच रेजिस्टेंस मूवमेंट के थे। कोई यहाँ रेजिस्टेंस मूवमेंट था न कम्युनिज्म था, न फासिज्म था, न कुछ था। मतलब हमारे खाली हमने सुना कि ऐसा था, ऐसा हुआ, और उससे हम प्रभावित हुए। और उस समय तक जो है जितनी भी आधुनिकता की जो उपलब्धियां हैं, उनके आगे प्रश्न चिन्ह लगने का क्रम दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शुरू हो गया। जैसे मैं और मेरी पीढ़ी के बहुत सारे लेखक, मैं समझता हूँ तकरीबन सभी लेखक, कुछ अपवाद छोड़ दें, तो साम्यवाद से बहुत प्रभावित हुए। और मेरा ऐसा मानना था, और मैं आज भी मानता हूँ, कि अगर जो भी आधुनिकता की मुहिम है उसका सिरमौर साम्यवाद है, और उसका सबसे बड़ा जो मनीषी है अगर आधुनिक चिंतन का, तो मार्क्स है। इससे कहीं मुझे आज भी इनकार नहीं, और कोई कर भी नहीं सकता जिस जो आधुनिकता में विश्वास करता हो। लेकिन उस समय भी जब हम ये कह रहे थे और इस चीज़ से जुड़ रहे थे, उस समय भी ऐसे बहुत सारे ढेरों भूतपूर्व साम्यवादी लेखक और चिंतक थे जो साम्यवादी विचारधारा को एक विफल देवता की संज्ञा दे चुके थे। तब भी हो चुका था, लेकिन हम उस समय जुड़ रहे थे। यानी मेरा मतलब ये कि इससे जरा सा उधर होते तो जमे हुए लेखक होते, क्योंकि हमें कहीं पर भी हम जिस दौर में, और फिर भारत में, क्योंकि जो स्वाधीनता आंदोलन भी जब तक हम न साहित्यिक होश संभाला 15-16 साल के हुए, तो तब तक स्वाधीनता आंदोलन देश स्वाधीन हो चुका था। और आपके पास, आपको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं था कि आप स्वाधीनता संघर्ष से जुड़े होने के कारण, या कि जो राष्ट्रीय पुनरुद्धार और पुनरुत्थान की जो बातें हुई थी उनसे जुड़े हुए होने के कारण अपने को कुछ जमा हुआ मान सकें। हम अपने के पहले के जितने भी लेखक देखते थे उनमें कहीं भी कोई कहीं संशय वाली बात हमने नहीं देखी। वो बड़े जमे हुए लोग थे, चाहे भगवती बाबू हों, चाहे जैनेन जी हों, जो सब के सब उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने कुछ किया है, कुछ दिया है, और वो एक बहुत अच्छा समय और बहुत एक महान समय देश का जो था उन्होंने देखा है। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए न सिर्फ ये कि हम साम्यवादी थे, हम कांग्रेसी विचारधारा से फिर हमारा पूरा इत्तेफाक नहीं था, इसलिए भी कि स्वयं स्वाधीनता आंदोलन पर जो कुछ उस समय हुआ, जो विभाजन हुआ, उससे उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था कि उसका जो मूल्य क्या था, उसका जो आदर्श थे, उनके आगे एक प्रश्न चिन्ह सा लग चुका था। तो
फिर मैंने साहब से कहा, क्योंकि जो जो हिंदी क्षेत्र है, ये भी एक अफसोस है कि हिंदी क्षेत्र जो है, क्योंकि उसमें कहीं आधुनिकता का गढ़ नहीं था, तो मुझे कई बार ये लगता है कि इसमें कहीं कोई, यानी वो भक्ति आंदोलन के बाद से कोई इसमें कोई आंदोलन जैसी चीज़ हुई नहीं। यानी हमने जितने भी आंदोलन किए सब बड़े किताबी और सतही आंदोलन हुए। अब इसमें बहुत सारे लोगों को उससे हो सकता है कि उनकी सहमति न हो, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि और जगह, यानी जो बिल्कुल देसी आंदोलन भी हैं वो और जगह पहले हुए, चाहे वो दलित ही आंदोलन सही। अब दलित आंदोलन की बात ये नहीं कि यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ का कोई लेखक होता उसने कुछ ऐसा किया होता, या कि जब पश्चिम के कुछ तीसरी दुनिया के देश या पश्चिम के कुछ अपेक्षाकृत पिछड़े हुए देशों में एक ऐसी चीज़ शुरू हुई जिसको कि बाद में उत्तर आधुनिकता की वैचारिक विचारधारा से जोड़ा गया, तो उस तरह का लेखन में भी हमने पहल नहीं की। यानी ये कोई जो एक लातिनी अमेरिकी लेखक था जिसने कि कथा सागर की प्रासंगिकता की बात उठाई या किस्सा गोई की प्रासंगिकता की, हमने नहीं उठाई। हमारे भीतर से कोई ऐसा लेखक नहीं उठा जिसने कहा हो बोरखेस की तरह से कि हम जो यूरोप की जो परंपरा है, आधुनिक साहित्य परंपरा, हम उसके हेरेटिक्स हैं, हम उसके काफिर हैं, हम उसको अस्वीकार करते हैं, ऐसा हमने किसी ने नहीं कहा। तो ये जो किसी भी तरह की केंद्रीयता में हिंदी का न होना, मेरी भाषा का न होना, ये इसका मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे इसका भी बहुत अफसोस है कि जिस समाज के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जिस क्षेत्र की भाषा में मैं लिखता हूँ, उसमें लेखक के लिए अपना कोई समाज नहीं है। लेखक समाज के लिए लिखता जरूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी पढ़ने वाले ही नहीं हैं, लेकिन बहुत कम हैं। ज़्यादातर लेखकों के लिए ही लिख रहे होते हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कहीं भी लेखक के लिए वैसा आदर या सम्मान नहीं है जैसा कि मराठी में है, जैसा कि मलयालम में है, ऐसा कोई उसका स्थान नहीं है। ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि आप हवा में लिख रहे होते हैं, आपको कोई आपको अपने ऐसे समाज से फीडबैक है ही नहीं। ये भी एक सोचनीय स्थिति या मेरे लिए अफसोस की बात रही है कि पता नहीं क्यों हिंदी में एक और तो बौद्धिकता का बहुत विरोध है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ बुद्धि से ताल्लुक़ रखती है, बहुत ज़्यादा अगर कहीं हो जाती है कोई भी चीज़, और छोड़िए, कोई अगर मतलब शैली शिल्प ही कुछ ज़्यादा हो जाती है तो वो कुछ गड़बड़ सी चीज़ हिंदी में साबित होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन ऐसा होता रहा है। और खैर ये तो छोड़िए ही कि अश्लीलता आ गई या क्या आ गई, वो तो बिल्कुल अमान्य है ही। तो एक अजीब सी चीज़ एक हिंदी साहित्य का सोच, हिंदी साहित्य की सारी जो बात बनती है वो एक तरफ से बड़ी प्रतिक्रियावादी है, यानी आधुनिकता की कई चीज़ों को वो नकारना चाहती है, और दूसरी ओर से वो बहुत प्रगतिशील भी अपने को मानती है कि वो बिल्कुल ही क्रांतिकारी अपने को मानती है, लेकिन कोई क्रांतिकारिता उसमें दिखती हो या ऐसा हो कि फला किताब पढ़ के हिंदी में क्रांति, यानी हिंदी वाले या हिंदी समाज में क्रांति की चेतना जाग उठी। को मलयालम में नाटक था कि तुमने मुझे कम्युनिस्ट बनाया, या क्या नाम था उसका, मुझे मलयालम में बोलना आता नहीं। तो ऐसा भी कोई नहीं है कि किसी ने कुछ ऐसा किया हो। बिल्कुल शुरू के दिनों में इप्टा ने कुछ तरह के नाटक खेले जरूर, और कुछ इस तरह के लोकप्रिय कवि भी दिए, हिंदी में भी थे, उर्दू में बहुत ज़्यादा थे, जिन्होंने शायद जिनके लिखने से कुछ सुगबुगाहट मची हो, लेकिन बाकी ऐसा मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसका ही मुझे अफसोस है। और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने अपना बहुत सारा समय इस तरह की बेकार सी बातें कहने में, पत्रकारिता करने में, और इतना असुरक्षित अनुभव करने में कि नहीं मुझे कुछ लिखना ज़रूर है, कि कुछ ताकि घर में पैसे आएँ। यानी शुरू से ही, क्योंकि कलम घिस्सू लेखक बाद में बने और कलम घिस्सू पहले बने, तो इतनी ज़्यादा कलम घिसाई की, चाहे टेलीविज़न के लिए, चाहे बल्कि टेलीविज़न से मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, ये मेरे मित्र कमलेश्वर नहीं हैं, लेकिन हम और वो कमलेश्वर बदनाम है कि हम बहुत घटिया किस्म के लेखक के मास मीडिया के लिए लिखते हैं। ये भी एक हिंदी का बड़ा भारी हैंगओवर है, ये भी बड़ी समझने की चीज़ है।
तो कि क्यों मास मीडिया के लिए या मासेस के लिए क्यों ऐसा वो है, इसीलिए मतलब इसीलिए हिंदी साहित्य को कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया ये है कि इसमें वो 4 कवि ही हों और 4 से 5वां बल्कि एक सप्तक सा हो, एक 7 कवि हों और उनको हिंदी साहित्य दे दिया जाए कि भाई ये आपका हुआ आप ही लिखिए, आप ही पढ़िए, तो खुश रहिए। तो नहीं अभी नहीं, वो अशोक वाजपेयी तय कर लेंगे। हाथ से हट नाम भर को कंसल्टिंग कमेटी में रख सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इसका है कि मैंने बहुत कम लिखा और जो लिखा वो भी अच्छा नहीं लिखा। मित्रों, मैं इसी के साथ आपसे क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी मैंने अंदर प्रलाप कर लिया है और आपका समय ले लिया, और मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। जैसा मैंने कहा कि वो 4 पंक्तियों की कविता मुझे कोई आती नहीं है कि मैं आपको सुना सकूं। तो मैं आपसे आगे चाहूँगा, और आप अगर कुछ कहना चाहें तो मैं सुनने को तैयार हूँ। आपको अपनी शुरू में लिखी हुई कविताएं तो याद मुझे कविताएं याद, मैं आप अगर बोर होने को तैयार हो तो मैं उपन्यास का अंश पढ़ सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं।